Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. होम एकेडमी के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए। और वीडियो पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि यूज़फुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। स्टार्ट करते हैं। आज का हम टॉपिक जो है, हम सिविक्स पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम जो है कुछ और क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आप ये बताइए कि वो कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसे कहा गया है सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बात कहने वाले थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दिए गए ऑप्शन में से है राइट टू फ्रीडम रिलीजन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मैं आपको ऑलरेडी जो है ये चीजें पढ़ा चुका हूँ थ्योरी की वीडियोस में। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका सही से आंसर देंगे। मेरे आंसर बताने से पहले जो है वो आप आंसर दीजिए, ठीक है। बट यहाँ पर नीचे आंसर लिखा हुआ है, आपको इसे नहीं देखना है, तो बट साथ में मैं एक्सप्लेन भी चीजों को करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका आंसर जो है नीचे कमेंट कर लिया होगा। अब देखिए, जो सही आंसर है वो क्या है, वो राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। आपको ये भी पता होना चाहिए जो राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो आर्टिकल किस में आती है, तो वो आर्टिकल 32 होता है। तो ऐसे हर कोई स्टूडेंट जानता ही कि आर्टिकल 32 को कहा जाता है, बट मैंने यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी लिखा है ताकि आपको दोनों पॉइंट याद हो जाए। अब इसे क्या कहा जाता है, हार्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कहा जाता है? Because under this, all the citizen of India has the right to go to the सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि इसके तहत जो है हर किसी इंसान के पास ये राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो इशू करता है 5 टाइप की रिट्स, जिन रिट्सों के बारे में मैंने एक इन्फोग्राफिक्स जो है अपलोड की हुई थी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, जिनमें जो है हेबिस कॉर्पस आती है, हमारे पास जो है क्यू वेरेंडो आती है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो रिट्स है जिनसे अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है और आया भी है आपके कंपाइलर के पेपर में एक शिफ्ट में। अब यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कल भी ये क्वेश्चन जो है डिस्कस किया गया था, आज फिर से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डाइल्यूट्स द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट्स। आप जानते हैं जो पहले जो था राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो एक फंडामेंटल राइट्स है था, लेकिन आज की डेट में जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। उसे हम क्या कहते हैं, लीगल राइट कहते हैं। तो लीगल राइट जो है वो अंडर द आर्टिकल 300 ए में आता है। इसे डिलीट किस अमेंडमेंट से किया था, मैंने आपको कल भी ये क्वेश्चन बताया था, आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आता है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से डिलीट किया था और उसे एक लीगल राइट बनाया था। अच्छा, जो ये राइट टू प्रॉपर्टी था वो पहले किस आर्टिकल में था, आर्टिकल 31 में था। और आज की डेट में जो है ये लीगल राइट बन चुका है किस आर्टिकल में, 300 ए में। तो इससे इतने पॉइंट जानना आपके लिए काफी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। देखते हैं कि आप इसका आंसर ठीक से दे पाएंगे या नहीं। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे आप, क्योंकि ऑलरेडी चीजें को पढ़ा चुके हैं हम। अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। If any religious community is given the minority status at the national level, then that community is entitled to get which of the following benefits। देखिए, अगर माइनॉरिटी जो स्टेटस दिया जाता है किसी कम्युनिटी को, उस माइनॉरिटी स्टेटस से उसको क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ये हमें देखना है। और यहाँ पे जो हमें दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और इनकरेक्ट, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये हमें देखना है कि कौन सी जो 3 स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट ए है, स्टेटमेंट बी है और स्टेटमेंट सी है, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगर कोई भी कम्युनिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाता है तो उसके पास कौन सी वो जो है कौन से बेनिफिट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहला जो हमारे पास है, प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट अ पर्सन फ्रॉम हिज कम्युनिटी इन लोकसभा। ऐसी बात नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है उसे नॉमिनेट नहीं करेगा उस कम्युनिटी के मेंबर को लोकसभा में। ये जो है बिल्कुल पॉइंट जो होगा वो गलत होगा, ये बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। तो याद रखेंगे,
प्रेसिडेंट जो है किसी को भी नॉमिनेट नहीं करता, माइनॉरिटी कमेटी में से किसी एक मेंबर को लोकसभा में नॉमिनेट नहीं करता, ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अच्छा, ये है दूसरा, माइनॉरिटी कम्युनिटी कैन एस्टेब्लिश एंड मैनेज स्पेशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल करेक्ट है, यही एक बेनिफिट मिलता है, और ये बेनिफिट जो होता है आर्टिकल 28 में होता है। आर्टिकल 28 में क्या कहा गया है, देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है आर्टिकल 25 से शुरू होता है। आर्टिकल 25 में कहा गया है फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड द प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, कि आप अपने रिलीजन को जो है अपने तरीके से जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी जो भी इबादत है अपने तरीके से कर सकते हैं, और उसे जो है अपने रिलीजन को फैला भी सकते हैं। फिर आर्टिकल 26 कहता है राइट टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर, कि अपने जो भी आपके रिलीजियस अफेयर्स है वो आप खुद से मैनेज करेंगे, मतलब आपकी ही कम्युनिटी के मेंबर उसे मैनेज जो है वो खुद से करेंगे। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 27 में, उसमें की गई है फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ एनी रिलीजन, कि अगर आप कोई भी रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 28 की। अब ये जो क्वेश्चन है ये आर्टिकल 28 से है, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है। तो इसमें कहा गया आर्टिकल 28 में फ्रीडम ऑफ अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of the state fund। कहने का ये मतलब कि जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर होंगे वो अपना एक रिलीजियस जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है वो बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें वो अपनी रिलीजन की जो है वो तालीम देंगे, उसमें जो है रिलीजियस अपनी टीचिंग जो है वो देंगे। तो वो अपनी कम्युनिटी के लिए खास मेंबर जो है वो खास जो है वो स्कूल जो है वो बना सकते हैं। जैसे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है अपनी क्रिश्चियंस के लिए जो है वो स्कूल बनाएगी जहाँ पर उनको क्रिश्चियनिटी की जो है वो तालीम दी जाएगी। इसी तरीके से कोई और कम्युनिटी जो भी होगी वो अपने जो है वो स्कूल्स बना सकती है। ठीक है, तो यही जो है एक बेनिफिट मिलता है माइनॉरिटी कम्युनिटी को, अगर ये स्टेटस मिल जाता है। ठीक है, और एक बात यहाँ पर ये भी है कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जो है रिलीजियस टीचिंग जो है इस टाइप की नहीं दी जाएगी। ठीक है, जो स्टेट फंड पे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, जो मेंटेन हो रही स्टेट फंड पे, उसमें जो है ये रिलीजियस टीचिंग नहीं दी जाएगी। अगर देनी है तो वो आपको अपने जो है वो अलग से सेपरेट अपने ही फंड पे जो है वो खोलने हैं। फिर अगला हमारे पास आता है दीज कम्युनिटी आर एम्पावर्ड बाय द आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 25 सिंपली ये कहते हैं फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, कि आप अपनी तरीके से अपने जो है वो इबादत कर सकते हैं। और पूछा क्या गया है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सी है, तो देखिए ए भी इनकरेक्ट हो गई, सी भी इनकरेक्ट हो गई, तो ऑप्शन आपका क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, ऑप्शन क्या बनेगा, ए बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसका सही से आंसर दिया होगा। मैं पॉइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो, और कोई और भी अगर क्वेश्चन आ जाता है इसके अलग से, वो भी आप जो है वो जो है वो ठीक कर लेंगे। चलिए अगला अगला हमारे पास पॉइंट आता है, क्वेश्चन नंबर 12 है द आइडिया ऑफ द वेलफेयर स्टेट इन इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन। तो बताएंगे इसका सही आंसर जो है, हमने पहले भी जो है ये चीज़ें पढ़ाई हुई है कि वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया था ये जो है किस में रिफ्लेक्ट होता है। आइडिया ऑफ द वेलफेयर स्टेट इन इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन, क्वेश्चन नंबर 12 है, पहला हमारा पार्ट रहेगा प्रेम्बल, प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और सेकंड आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो बिल्कुल दोनों में जो है ये रिफ्लेक्ट होता है, तो याद रखेंगे जो है प्रेम्बल में भी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तो बारे में हम सभी जानते ही है कि इसका जो मेन पर्पस था वो यही था, द वाइड गैप जो बिटवीन द रिच एंड पुअर है इज टू बी नैरो डाउन, उसे कम करना है। ठीक है, तो इसे क्या करना है, कम। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है वो क्या कहता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं थ्योरी की वीडियो में, कि ये जो गैप है रिच और पुअर का इसको कम करेंगे, और जो ये रिच है जिनके पास जैसे कि हमारी कंट्री में जो वेल्थ है वो जो है कुछ पर्सन के पास है, उस वहां से जो उस वेल्थ को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो फ्यू हैंड्स में है वो जनरल पब्लिक तक, बाकी जो आवाम तक भी उस वेल्थ को पहुंचाना है। तो तभी तो एक वेलफेयर स्टेट बनेगी कि जो पैसा जो है कुछ लोगों के जो है हाथ में है, उस पैसे को जो है वहां से जो है हर किसी तक पहुंचाना है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। अच्छा, क्वेश्चन अगर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से कि वो किस आर्टिकल में जो है वो जो है वो किस पार्ट में जो है वो डिस्कस की गई है, तो पार्ट 4 होगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चन जो है आपको ज्यादा एग्जामिनेशन के लिए तैयार करने होंगे।
वैसे मैंने सब इंस्पेक्टर की जो वीडियोस की प्लेलिस्ट है उसमें टॉपिक वाइज जो है ये चीज़ें पढ़ाई हुई है। टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स पे भी मिलेंगे आपको, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स पे भी मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशंस पे भी मिलेंगे, अलग-अलग जो है वो मिलेंगे। तो वहाँ पर बाहर से नाम नहीं लिखा है कि ये वाला टॉपिक है, बट आपको मिल जाएगा। तो सब इंस्पेक्टर की प्लेलिस्ट जो है आप ओपन करिएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब अगला हम देखेंगे। अच्छा, एक और कल मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था कि डायरेक्ट टू प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी से एक केस जो है वो इंपॉर्टेंट रिलेटेड था। वो कौन सा था? वो मिनर्वा मिल केस था। याद रखेंगे ये भी कि मिनर्वा मिल केस जो है वो डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड होता है। और डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको हर आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल दिए गए हैं, आर्टिकल ए बी सी डी करके 4 आर्टिकल हमारे पास दिए गए हैं और आपको मैच करना है लिस्ट 1 से और लिस्ट 2 को मैच करना है। तो आर्टिकल 19 है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आर्टिकल 19 जो है इट ग्रांटेड 6 फ्रीडम, 6 फ्रीडम्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 20 की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस। अगर आप कोई गलती करते हैं उस पर आपको सजा तो मिलेगी, बट एक से ज्यादा बार जो है वो उसके लिए सजा नहीं मिलेगी। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन में, सॉरी मैंने नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ लिया मैच वाला। यहाँ पर क्वेश्चन जो था ये था, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस गेट पावर फॉर द प्रोटेक्शन फॉर कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। देखिए, यही बात बोली गई है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अगर आप कोई गलती करते हैं उसकी आपको एक बार सजा मिलेगी, एक से ज्यादा बार जो है सेम गलती के लिए जो है दोबारा सजा नहीं मिलेगी। तो यही तो आर्टिकल 20 में बात की गई थी। आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस। आर्टिकल 19 भी मैंने आपको समझा दिया, 20 भी बता दिया। अच्छा, 21 के बारे में अगर हम बात करेंगे, 21 जो है राइट टू लिव एंड पर्सनल लाइबिलिटी की बात करता है और राइट टू प्राइवेसी की भी बात करता है। ठीक है, अब आर्टिकल 22 की अगर बात करेंगे तो ये किसके बारे में बात करेगा? प्रोटेक्शन एक्शन के बारे में बात करता है, अरेस्ट एंड डिटेंशन से प्रोटेक्शन। तो ये जो हमने चारों आर्टिकल के बारे में बात कर दी। अब अगला क्वेश्चन मैच का है। ठीक है, तो ये गलती हो गई थी। क्वेश्चन अगला मैच का है, तो यहाँ पर आप मैच करेंगे आर्टिकल 14, 15, 16 और भी एक नीचे दिया गया होगा। तो आर्टिकल 14 जो है आप जानते हैं, आर्टिकल 14 फिर 15, 16 ये सारे जो है। अच्छा, नीचे एक और होगा हमारे पास आर्टिकल, आर्टिकल 18 भी है हमारे पास, आर्टिकल 18 भी है। तो इन सारे आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो है आर्टिकल 14 के बारे में देखेंगे। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 से लेकर जो स्टार्ट होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, ऐसे तो 12 से शुरू होते हैं। तो ये जो है कहता है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, किसके बारे में बात करता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ के बारे में बात करता है हमारा आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 जो है ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट जो है, कलर, जेंडर, ठीक है, तो इसके बारे में बात करता है। डिस्क्रिमिनेशन जो है ताकि कोई भी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन वाला ऑप्शन शायद नीचे हो। फिर आर्टिकल जो है 16 के बारे में बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेगा। तो ये आपके दो जो है वो मैच हो गए। आगे नीचे चलेंगे। हाँ, तो ये मिल गया आपको प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ प्लेस। इसकी बेसिस पे जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किसी से, ये आर्टिकल 15 कहता है। और आर्टिकल 18 जो है ये एबोल्यूशन ऑफ द टाइटल्स, ये एबोल्यूशन ऑफ द टाइटल्स के बारे में बात करता है कि महाराजा का टाइटल हटाया जाए, राय बहादुर का टाइटल हटाया जाए। ठीक है, ऐसे टाइटल जो है वो हटाए जाए। तो ये आपका जो है ऑप्शन जो है वो आप देख लीजिए। मैंने मैच चारों करा दिया, आपको चारों आर्टिकल बता दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप ठीक अब देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देख लेते हैं। द मेजर objective of the Article 13 of the Constitution is to establish the supremacy for which of the following context। तो बोला गया है मेजर जो ऑब्जेक्टिव है आर्टिकल 13 का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी और विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। तो किसकी जो है सुप्रीमेसी जो है की बात की गई है?
तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्टेक्स्ट। तो हमने पहले ही बोला था फंडामेंटल राइट्स जब हम पढ़े थे कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक होते हैं और आर्टिकल 12 एंड 13 में इंट्रोडक्शन की बात की गई है। तो आर्टिकल जो 13 होता है, ला इन डेरोगेशन ऑफ विद द फंडामेंटल राइट विल बी वाइड। तो इसमें जो है बात की गई थी कि कोई और जो राइट है उसकी सुप्रीमेसी, तो उसके ऊपर जो है फंडामेंटल राइट्स की सुप्रीमेसी होगी। तो इसका बी ऑप्शन जो होगा वो ठीक होगा। तो ये सही होगा इसका बी। ठीक है, तो सुप्रीमेसी ऑफ द फंडामेंटल राइट ओवर एनी अदर लॉ इन केस ऑफ द इनकॉन्सिस्टेंसी बिटवीन द टू। तो यहाँ पर सी लिखा है, ये गलत होगा। यहाँ पर बी ही आंसर होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं होगा, फंडामेंटल राइट्स होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है विच आर द फ्लोइंग इंक्लूडेड अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में विच आर द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड अंडर द प्रोविजन। इस प्रोविजन में क्या क्या जो है वो ऐड किया गया है। अब देखो, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें आर्टिकल 25 में बात की गई थी फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन की। फिर हमने बात की है आर्टिकल 26 में राइट टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर। फिर हमने बात की आर्टिकल 27 में फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रैक्टिस ऑफ एनी रिलीजन। और फिर आर्टिकल 28 है फ्रीडम ऑफ अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप। तो यहाँ पर हमने क्या क्या बात जो है वो की गई है, और यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन जो है वो क्या क्या है आप देख लो। चारों ऑप्शन आपने देख लिए होंगे। तो अब हमने यहाँ पर बात करनी है कि हम किस किस की बात की गई थी। तो पहला जो आपका ऑप्शन आता है, पहला ऑप्शन जो है राइट टू प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन की बात की गई, बिल्कुल जो है इसकी बात की गई है। ठीक है, फिर राइट टू सिक कम्युनिटी टू बियर स्वॉर्ड एंड सेबर। फिर थर्ड हमारे पास आता है राइट ऑफ स्टेट टू फॉर्मुलेट द सोशल रिफॉर्म्स लॉ। तो स्टेट ही जो है वो बनाती है सोशल रिफॉर्म्स के लॉ। तो आंसर जो होगा आपका जो होगा ABC। और चौथा जो है राइट ऑफ रिलीजियस एंटिटीज टू प्रमोट द कन्वर्शन। तो ऐसी जो है बात नहीं है कि कोई भी रिलीजियस एंटिटी है वो प्रमोट करेगी कन्वर्शन को। तो सही आंसर जो होगा वो ABC होगा, मतलब ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन में है, आपको होमवर्क देता हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 का, विच ऑफ द फ्लोइंग रिट कैन बी एक्सरसाइज्ड इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द पर्सनल लिबर्टी ऑफ द फ्रीडम। तो रिट पे जो है वे जो है एक हमारा इन्फोग्राफिक्स भी है, ये पढ़ाया हुआ है और टॉपिक में से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो आप याद रखेंगे हैबियस को भी, मेंडेमस को भी, ठीक है, सेरिटोरे को भी, ये जो पढ़ेंगे आप जो भी इसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो ये चार हमारे पास आती है। तो ये रिट्स, तो इनके बारे में पढ़ेंगे आप। तो इन चारों का आपको फंक्शन जो है पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पूछा गया विच आर द फ्लोइंग रेट कैन बी एक्सरसाइज इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम। तो पर्सनल लिबर्टी जो है और फ्रीडम के लिए कौन सी रेट होगी, इसका आंसर जो है वो आप सही से हमें देंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो है आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। जल्दी में ही वीडियो बनाई गई है। ठीक है, तो इतनी ही आज हम करते हैं कि इंक्लूड करेंगे यहीं पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।